नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको जो क्रिमिनल केसेस होते हैं और उनमें जो ज़मानत दी जाती है और उस ज़मानत में जो ज़मानती होते हैं उसके क्या लायबिलिटीज़ होती हैं कानूनी, अगर जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता है। तो सबसे पहले यदि किसी ज़मानती ने ज़मानत दी है किसी ऑफेंस में किसी एक्यूज्ड की, वो एक्यूज्ड के प्रति और कोर्ट के प्रति ज़मानती की लायबिलिटी ये होती है कि वो ज़मानती इसीलिए बनता है कि जब तक ट्रायल चलेगा केस का, यानी कि जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक उस एक्यूज्ड की प्रेजेंस के लिए वो ज़मानती जिसने उसकी ज़मानत दी है एक्यूज्ड की वो जिम्मेदार होगा। यानी कि यदि एक्यूज्ड किसी डेट पर कोर्ट के समक्ष नहीं आता है तो इसमें जो लायबिलिटी मानी जाएगी वो ज़मानती की मानी जाएगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष लाकर पेश करे। अब यदि किसी केस में एक्यूज्ड किसी डेट पर पेश नहीं होता है तो अब क्या होगा, जमानती के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें जो सेक्शन 446 यानी कि 446 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एक्यूज्ड के नॉन अवेलेबल वारंट कर दिए जाएंगे अगर वो पेश नहीं होता है तो। और दूसरा जो है शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा 446 का, वो किया जाएगा जमानती के खिलाफ। उसमें उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपकी जो बॉन्ड है, यानी कि जैसे 70,000 के 80,000 के जो बॉन्ड भरे जाते हैं जिनमें आप उस प्रॉपर्टी के कागज़ लगाते हो, तो वो बॉन्ड क्या फोरफिट हो जाएंगे, यानी कि जो अमाउंट के आपने कागज़ लगाए हैं उस अमाउंट के रियलाइजेशन के लिए कोर्ट आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चालू करेगा और उस अमाउंट को एज ए पेनल्टी आपसे रिसीव करेगा। तो इसे बोलते हैं फोरफिट ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड के जैसे ही फोरफिट होगा 446 में, तो 446 ए की प्रोसीडिंग फिर चालू हो जाएंगे। उसमें क्या है कि जो बेल ऑलरेडी ग्रांट की जा चुकी है एक्यूज्ड को, उसको कैंसिल किया जाएगा और बॉन्ड भी कैंसिल हो जाएंगे जो कि जमानती ने दिए हैं। अब ये होता है कि जो जमानती है उसकी लायबिलिटी उस अमाउंट तक ही होती है जितने की उसने जमानत दी है। तो उस अमाउंट को यदि वो पे कर देता है कोर्ट में डायरेक्टली, तो वो क्या होता है, उसको जो एक्यूज्ड के प्रति उसने जमानत लगाई है उससे वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब जब भी वो एक्यूज्ड कोर्ट के समक्ष पुलिस के द्वारा लाया जाएगा या खुद सरेंडर करता है तो उसे या तो नया जमानती लाना होगा या फिर उसको एज पर सेक्शन 309 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर उसे जुडिशियल कस्टडी में माननीय न्यायालय भेज देता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है जमानती के लिए अप्लाई होता है और जमानती की ये लायबिलिटी होती है। हाँ, ये बात और ध्यान में रखने योग्य है कि यदि कोई कोर्ट जमानती को डिस्चार्ज नहीं करता है, कि कोई भी जमानती एप्लीकेशन लगाता है 444 की कि भाई अब मैं इस एक्यूज का जमानती नहीं रहना चाहता, मेरे को डिस्चार्ज किया जाए एज ए जमानती इस केस में से, तो वो क्या कर सकता है, वो सेक्शन 44 यानी कि 444 की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में लगा सकता है कि मेरे को डिस्चार्ज किया जाए एज ए श्योरिटी। अब इसमें कोर्ट क्या करेगा, एक तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले, उसके बाद क्या है नोटिस इशू करेगा, नोटिस लगा लीजिए, वारंट लगा लीजिए जो कि एक्यूज्ड के इशू करेगा। एक्यूज्ड जब कोर्ट के समक्ष आएगा तो एक्यूज्ड से कहेगा कि भाई जो जमानती है वो उसको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि उसने एप्लीकेशन लगाई ऐसी, अब आप मेरे सामने नया जमानती लाइए। अगर एक्यूज्ड ऐसा करने पर नया जमानती नहीं लाता है तो भी उसको जुडिशियल कस्टडी में तुरंत भेज दिया जाएगा जब तक कि वो नया जमानती नहीं लाता है। तो इन केसेस से आप जब एज ए जमानती अगर हैं तो आप अपने केस में, आप उस जमानत वाले केस में आप अपने आप को डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि हम कंटिन्यू जब तक ट्रायल चलेगा जब तक हमें जमानती रहना पड़ेगा। आप जब चाहें आप अपनी एप्लीकेशन लगाकर उस केस से मुक्त हो सकते हैं जमानती के तौर पर। धन्यवाद।